हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 डैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द वेदर। सो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सुनते हैं कि भाई जब ठंड का टाइम होता है, आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, मम्मी उठाने आती हैं, तो आप सबसे पहले कहते हो यार मम्मा थोड़ा सा और सोने दो, और जैसे ही आप अपना ब्लैंकेट हटाते हैं आपको क्या लगती है? बॉडी शिवर करती है। आप क्या सोचते हैं उस टाइम यार थोड़ा सा और ओढ़ लेते हैं कंबल, तो थोड़ा और ठंडी से थोड़ा और सो लेते हैं, 2 मिनट और सो लेते हैं। तो कंबल ओढ़ रहे हैं तो आप क्यों? क्योंकि वहाँ उस टाइम आपको नीड है जिससे कि आप अपनी बॉडी को गर्म कर सकें। सेम जब सर गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में आप सोचते हो यार जल्दी से स्कूल से आए और यार जल्दी से एसी ऑन करा और खाने खाने बैठ गए। होता है क्यों उस टाइम एसी? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ठंडक चाहिए होती है। उस टाइम आप कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। तो ये सब क्या है? ये बॉडी बेसिकली रिस्पॉन्ड करती है आपकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे सराउंडिंग्स चेंज होती हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी को भी अलग अलग एडेप्टेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वेदर? तो वेदर क्या है? वेदर इज़ अ स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो वेदर क्या है? वेदर का मतलब है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे होता है। ठीक है, वेदर वो है जो बार बार चेंज होता रहता है। सपोज अभी बारिश हो रही है, 2 मिनट बाद धूप आ गई, धूप आ रही है, कभी बारिश हो गई। ठीक है, कभी एकदम से आंधी चलने लगी। तो ये क्या है? ये मौसम है, ये वेदर है जो बार बार चेंज होता रहता है। सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, कभी भी चेंज हो जाता है। तो वी यूज मेनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर: हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमी, स्नोई, विंड एंड सो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे ये पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ कुछ गैसेस होती हैं जिसने हमारे अर्थ को कवर अप करके रखा है। ठीक है, वही होता है बेसिकली एटमॉस्फेयर। तो लिखा गया है इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। ये लेयर ऑफ गैसेस हैं जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखी है। अर्थ एटमॉस्फेयर में भी कंपेयर टू अ केक विद अ सेवरल लेयर। हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी पहले: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। देयर आर एन नंबर्स ऑफ लेयर्स अर्थ को कवर करा है। अब हमने कहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली केक की तरह है ना, जैसे केक्स में लेयर होती हैं, सेम विद द एटमॉस्फेयर उसमें भी काफ़ी सारी लेयर होती हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जो हमें पढ़ना है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। शायद आप सबने पहले भी सुना होगा ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? सबसे क्लोजेस्ट लेयर है किसका? अर्थ का। ठीक है, तो लिखा है द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? वो लेयर जो सबसे क्लोज है। किसके क्लोज है? अर्थ के। ठीक है, इट इज़ वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल लिव एंड ब्रीथ। ये वो वाली लेयर है, ये वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसमें सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, है ना। ऑल वेदर फिनोमिना टेकन प्लेस। सारे वेदर जो फिनोमिना है ये हमने ऊपर अभी पढ़े, वेदर के ठंडी, गर्मी, सर्दी, ये सब कुछ इसी लेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसकी हाइट कितनी है ट्रोपोस्फेयर की? 6 to 18 किलोमीटर की। दिस लेयर इज थिक एट द पोल्स। क्या कह रहे हैं? दिस लेयर इज थिक एट द पोल्स। क्यों थिक क्यों होती है? कोल्ड एरियाज में अगर हम पोल में जाए, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो उस तरफ ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, ठंडी के कारण प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने के कारण जो एयर होती है वो सुकड़ जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, इस कारण वहाँ पे थिक होती है। आगे लिखा है थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन। लेकिन जो वार्म एयर है, जहाँ पे गर्म हवाएं हैं, स्पेशली नियर बाई इक्वेटर्स एंड ऑल, वहाँ पे क्या है? ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है? थिकर। क्यों इसलिए थिकर होती है बेटा? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। प्रेशर हाई होने के कारण जो अर्थ है वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है। इस कारण जो ये ट्रोपोस्फेयर है वो थिक होती है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर हुआ इतनी बात? तो देखो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर वो स्टेट होता है अर्थ का जो बार बार चेंज होता रहता है, कभी सेकंड्स में, कभी टाइम, कभी मिनट में, कभी आवर्स में, कभी डेज में, कभी वीकली चेंज होता है, जैसा भी एनवायरनमेंट हो। अब हमने एनवायरनमेंट, ये वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करें, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, ये सब कुछ। ठीक है, दूसरा हमने देखा था फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर बेसिकली लेयर ऑफ गैसेज होते हैं जो अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एटमॉस्फेयर की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर क्वेश्चन भी आ जाएगा। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जो सबसे करीब होती है अर्थ के। ठीक है, ये वो लेयर है जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव करते हैं, सारे वेदर फिनोमिना इसी में होते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो कितनी है? 6 to 18।
ठीक है। और ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर वो बेसिकली थिक होती है कहाँ पे, पोलर रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, जिस कारण जो प्रेशर है वो कम होता है, और प्रेशर कम होने के कारण ये जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। सेम वो इक्वेटर मतलब बेसिकली ट्रॉपिक रीजन में ये कैसी होती है, थिकर। थिकर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, जिस कारण जो एयर है वो एक्सपेंड कर जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर के क्या क्या फीचर्स हैं। यार आप लोग सोच रहे होगे यार ये वेदर कितना चेंज होता है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी स्नो गिर रही है, कुछ भी हो रहा है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं वेदर के। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट इज फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेसिपिटेशन, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ इज विंड, फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपको ये बताता है कि कितना ठंडा और गर्म है एटमॉस्फेयर। ठीक है। टेम्परेचर आपको किस चीज़ में मदद करता है कि कितना ठंडा है एटमॉस्फेयर और कितना गर्म एटमॉस्फेयर है। तो इसलिए लिखा है हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। ये आपको क्या बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना ठंडा और गर्म है। सेकंड इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपको क्या बताता है कि यार जैसे कभी मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी ओले गिर रहे हैं, तो ये सारे कौन से फॉर्म है? ये सब है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन आपको क्या बताता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है। थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जो एयर है वो प्रेशर क्रिएट करती है, किस पे? अर्थ पे, है ना। जैसे सपोज कभी आप जा रहे थे, आप अपने पतलू दोस्त के साथ जा रहे थे, तो क्या कहते हैं, वो भाई पकड़ के बैठे हो, नहीं तोड़ जाएगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो वो हवा क्या है? वो हवा का प्रेशर है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द वेट ऑफ द एयर फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, कि हवा का वेट जो अर्थ सरफेस पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। जब ज़्यादा गर्म दिन होते हैं तो उस दिन प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। जब ठंडे डेज होते हैं या बारिश का टाइम होता है उस टाइम प्रेशर लो होता है। ठीक है। फोर्थ है विंड। विंड क्या है? बेसिकली कह सकते हैं व्हेन एयर इज इन मोशन, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। सीधा सा कहें क्या है? हवा का चलना ही विंड। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कि भाई जैसे रेनी सीजन्स की बात करें तो रेनी सीजन्स में क्या होता है? रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर है एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाता है। तो ये लिखा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब ये हाई कहाँ होगा? ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहाँ होती है? रेनी एरियाज और कोस्टल एरियाज में, बेसिकली समुद्र के आसपास के इलाके, और रेनी सीजन में जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है। और जब गर्मी का टाइम है उस टाइम ह्यूमिडिटी कम होती है। क्लियर हुआ क्या था? तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट इज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर आपको ये बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना ठंडा और गर्म है। प्रेसिपिटेशन आपको बताता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताता है कि जो वेट है एयर का वो अर्थ पे कितना लग रहा है, वो बताता है। ये बेसिकली गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा होता है और ठंडों के टाइम पे कम होता है। विंड क्या है? विंड आपको बताता है मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में। और लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको बताता है कि एनवायरनमेंट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। कि भाई पहले तो लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फिर वो कैसे मेजर करते होंगे यार? इतनी तेज़ तूफान आया, इतनी तेज़ हवा चली, इतनी गर्मी है, इतनी बारिश हुई, तो पहले क्या क्या तरीके थे जिससे लोग पहचानते थे कि यार वेदर को कैसे फोरकास्ट किया जाए? तो वेदर को परखने के लिए, देखने के लिए उनके पास वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। तो बोलते हैं ना कि नेचर ने सब चीज़ें हमें गिवन है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो पहले के लोग देख लेते थे यार, लेकिन ये था फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमन क्लोजली ऑब्जर्व नेचर लीड सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर। नेचर कुछ उनको ऐसे ऑब्जर्वेशन देता था, नेचर कुछ ऐसी चीज़ें देता था जिस सिग्नल्स कह सकते हैं, नेचर उनको सिग्नल्स देता था जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते थे कि यार बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, हवा तेज़ होने वाली है, जो भी। सबसे पहले बर्ड्स फ्लाइंग लो, कि जैसे भाई कुछ भी चेंज होने वाला है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहले बर्ड्स जो होती थी वो नीचे उड़ना स्टार्ट करती थी। सेकंड एंड कैरिंग एग्स, जो चींटियाँ होती थी वो अपने अंडे लेके जाने लगती थी एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड है स्क्वायरल गैदरिंग नट्स, जो स्क्वायरल थी वो अपने जो भी नट्स वर्ड्स उनको जो भी कंज्यूम करती है वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती थी। फ्रॉग क्रॉकिंग लाउडली, फ्रॉग जो होते थे बहुत तेज तेज चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे अभी भी, अब तो खैर इतना बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट दिन पे दिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट पहले के टाइम पे देखें तो हम लोगों ने, अपन जब जाते थे पहले, कभी देखा हुआ कि भाई बारिश के टाइम पे मेंढक निकल आते हैं और तेज तेज चिल्लाते हैं। इट मीन्स क्या बता रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि बारिश आने वाली है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, जो पाइन कोन्स होते हैं उनका
खुलना और बंद होना, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि पहले के जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो आइडेंटिफाई करते थे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई भी अगर डाउट है, अभी जितना हमने एक्सप्लेन किया उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट में लिखो कोई भी अगर डाउट आ रहा है। तो देखो, हमने प्रीवियसली देखा कि कुछ मेथड्स थे जिससे कि हम ये पता करते थे कि भाई बारिश आने वाली है या तूफान आने वाला है। ठीक है, लेकिन वो सब क्या था, नेचर से ऑब्जर्व करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें, आजकल सब चीज़ टेक्नोलॉजी का है, तो देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, बारिश कितनी हुई, कब होगी बारिश। ठीक है, प्रिजम्पशन कर लेते हैं, वेदर डिपार्टमेंट हमें सब कुछ बता देता है। कैसे बता देता है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर है ना। थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो होता है, जब भी हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो किस में करते हैं, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर, अच्छा पहले सुना होगा आप सबने कि भाई पहले एक ग्लास के भी थर्मोमीटर चलते थे जिसमें मरकरी फिल रहती थी, और जैसे उसमें हीट जाती थी, मतलब जिसको भी फीवर है हम उसको लगाते थे जब थर्मोमीटर, तो मरकरी का लेवल बढ़ जाता था और ये बताता था कि बच्चे को कितना फीवर है। लेकिन उन सारे थर्मोमीटर को हमने बंद करा, क्यों? क्योंकि जो मरकरी था उसको डिस्पोज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए आज के टाइम पे सब क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं। शायद सब नहीं देखे होंगे, सबके घर पे भी होंगे। आज के टाइम पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कौन यूज़ करते हैं? टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टेम्परेचर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कौन यूज़ करता है? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट यूज़ करता है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए और मीन डेली टेम्परेचर। तो मीन डेली टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, इसको प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। हमें डेली कितना टेम्परेचर हो रहा है, डेली बेसिस का टेम्परेचर हमारा निकल के आ जाएगा। सबको पता है दोपहर के टाइम पे बेसिकली नून टाइम में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और नाइट टाइम में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, है ना। स्नो है, हेल है, रेन है। अब प्रेसिपिटेशन को, तो अमाउंट ऑफ रेन, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज रेन गॉज। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। तो रेन गॉज क्या करता है, आपको ये बताता है कि रेनफॉल को कैसे मेजर करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? तो ये हमारा रेन गॉज होता है जो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें एक फनल लगा रहता है। हम एक स्पेसिफिक एरिया में इस फनल को मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं, जितना भी वाटर है वो इधर से आके इधर कलेक्ट हो जाता है। एक स्केल होती है मेजरिंग स्केल, तो जिस मेजरिंग स्केल में ये सारे जो यूनिट्स हैं वो लगी रहती है, और जितना इसमें वाटर फिल हो जाएगा सिलेंड्रिकल, उसमें वो बताएगा कि उस स्पेसिफिक एरिया में कितनी बारिश हुई थी, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक एरिया में कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? और रेन वाटर को हम किस में, यूनिट क्या है इसकी, मिलीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है आपको एयर का कितना प्रेशर है। ठीक है, कहीं जगह हैवी लगता है, कभी कहीं जगह कम लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखें तो कोस्टल एरियाज़ में हमेशा हाई रहता है और लो कहाँ होता है, माउंटेन एरियाज़ में। इस कारण हम देखते हैं कि माउंटेन एरियाज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी इशूज़ हो जाते हैं, हार्ट अटैक तक आ जाता है। लेकिन जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स को हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम से बच सकें। अगर कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 मिलीबार से कम हो जाता है, तो इट मीन्स वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन है, वहाँ मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, दैट इज़ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर हमें बताता है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर्टिकुलर जगह का है। इसको हम किस में मेज़र करते हैं? मिलीबार्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी एरियाज़ में कितना होता है? 1013 मिलीबार। क्लियर हुआ? तो देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज विंड। तो विंड क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो विंड के होते हैं, दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, अब विंड कभी तेज़ चल रही है तो हमें सबसे पहले अवेयर करना पड़ता है किसको? पायलट्स को, सेलर्स को, फार्मर्स को, जिससे कि वो प्रिकॉशंस ले पाए और अपने आप को बचा पाए। ठीक है, क्योंकि वो उनकी फ्लाइंग, सेलिंग और फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकता है। इस कारण हमें इन सबको अवेयर करना होता है। डायरेक्शन जो होता है उसको हम किससे मेज़र करते हैं? विंड वेन से मेज़र करते हैं। और विंड की जो स्पीड होती है उसको एनीमोमीटर से
मेजर करते हैं। Wind vane on the tarmac is called windsock. It give pilot an indication of the direction of wind during take off and landing, also used in industries. ठीक है, अब जब वो टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कर रहा है पायलट, तो उस वक्त एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको बताता है कि कब उसको लैंडिंग करनी है, कब उसको टेक ऑफ करना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं विंडसॉक। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। विंड की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो विंड क्या है? विंड बेसिकली मूवमेंट है किसका? एयर का, फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ द विंड, दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शंस। हमें पायलट, सेलर, फार्मर्स, इन सबको अवेयर करना पड़ता है कि विंड रिगार्डिंग विंड स्पीड, जिससे कि वो अवेयर हो पाए और अपने फ्लाइंग, सेलिंग, फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ को बचा पाए। डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं? विंड वेन से मेजर करते हैं। और विंड की स्पीड जो होती है वो एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। विंड वेन ऑन द टार्मेक इज कॉल्ड विंडसॉक। इट गेव पायलट्स। ठीक है, विंडसॉक जो होता है बेसिकली पायलट्स को मदद करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पायलट को किस चीज़ में मदद करता है? टेक ऑफ और लैंडिंग। और विंड की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में पूछो, कोई भी डाउट है तो। देखो बेटा, हमारा जो लास्ट है दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बताता है आपको? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कितनी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे टेम्परेचर है, विंड है, ठीक है, प्रेशर है एंड लोकेशन पे। जैसे सपोज अगर आप कोस्टल एरियाज़ में गए तो कोस्टल एरियाज़ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या कम? तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो होता है। वहीं अगर आप जयपुर जैसे एरिया में गए, ठीक है, ड्राई एरियाज़ है क्योंकि, तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन तेज़ हो रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी किससे मेजर? ह्यूमिडिटी मेजर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज हाइग्रोमीटर, जिससे कि हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कितनी है, एयर में कितनी है। मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मेजरमेंट म्यूजियम्स टू मेंटेन अ ड्राई एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व देयर फूड। ठीक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह म्यूजियम्स है, जिससे कि वहाँ पे अगर मेजर नहीं करा तो सपोज अगर एक फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर हमने मेजर नहीं करा तो जितना भी उनका फूड वगैरह है वो ख़राब हो जाएगा। म्यूजियम्स में अगर नहीं करा तो वहाँ पे भी जितनी एग्जिबिट्स हैं, जो भी एंटीक आइटम है, वो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो देखो बेटा, हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े, हर एलिमेंट को मेज़र करने के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट पढ़े। तो पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर, जिसको हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं और किस डिग्री में करते हैं? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट। एयर प्रेशर पढ़ा, जिसको हम किससे मेज़र करते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, और इसको हम किस में मेज़र करते हैं? मिलीबार। प्रेसिपिटेशन पढ़ा, जिसको किससे मेज़र करेंगे? रेन गॉज, और किस डिग्री में करेंगे? मिलीमीटर। फिर हमने विंड डायरेक्शन पढ़ा, जिसको हम विंड वेन से मेज़र करते हैं, और विंड स्पीड, जिसको हम एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं। किस में करते हैं? किलोमीटर पर आवर में। और ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो देखो बेटा, वेदर स्टेशन क्या है? वेदर स्टेशन वो है जो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा, अभी बैरोमीटर पढ़ा, रेन गॉज पढ़ा, थर्मोमीटर पढ़ा, इन सबको एक ही जगह कंपाइल करता है। ठीक है, और सारी चीज़ों को मेज़र करता है। रीडिंग टेकन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, टाइमली वो लोग मेज़र करते रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं विंड की स्पीड तेज़ हो जाए, कहीं बारिश तेज़ हो जाए, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सबको रेगुलर इंटरवल पे इन सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन सारी चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सबको रेगुलर इंटरवल पे मेज़र करता रहता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होते हैं? यूज वेरियस सेंसर्स टू रिकॉर्ड वेदर डाटा सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस चीज़ को मेजर करते हैं? इन सब। These statements used in field like agriculture, navigation, aviation, environmental monitoring, providing accurate and timely weather information। ठीक है, अगर इन सबको सपोज एग्रीकल्चर को नहीं पता चला कि बारिश है या फिर कुछ, तो फिर उनकी तो पूरी जो फार्मिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए इन स्टेशंस क्या करते हैं? टाइमली वेदर की इन्फॉर्मेशन हमें देते रहते हैं। 2023 National Disaster Management Authority set up at a glacial lake of Sikkim at an altitude of more than 4800 मीटर above। मतलब सोचो 4800 मीटर की हाइट पे एक हमारा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बनाया गया। ठीक है, कौन सी लेक पे? ग्लेशियल लेक ऑफ सिक्किम। सोच रहे हो इतना ऊंचा बना हुआ हमारा ऑटोमेटेड वाटर वेदर स्टेशन, जहाँ से हम सारी चीज़ें मेज़र करते हैं कि भाई टेम्परेचर और बारिश हो, ये सब कुछ। हमारा एक डिपार्टमेंट है डेट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमने 1875 में सेटअप किया था, जिसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो कहता है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन,
फ्रॉम रेन कम फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। ये कहता है कि सन से बारिश है, बारिश आने से फूड है, खाना मिलता है, और खाना से क्या है, हमारे सारे लिविंग बींग्स जिंदा रहते हैं। इसका जो ये मोटो है वो हमने कहाँ से लिया है, मनुस्मृति से लिया है। प्रेडिक्शंस, ये कहता है कि प्रेडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ड्रॉट, फ्लड एंड साइक्लोन्स। ठीक है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी ना आ जाए, इससे बचने के लिए प्रेडिक्शन ज़रूरी है। दूसरा ये कहता है प्रेडिक्शंस इनेबल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर्स। ठीक है, प्रेडिक्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट आने वाली कोई भी डिजास्टर से जनता को बचा सकता है। फिशरमैन को बचा सकता है कि भाई जैसे उसको पता है सब कुछ एनालाइज करने के बाद, वो कहता है कि भाई जो भी फिशरमैन है ना, उसको पहले इन्फॉर्म कर देता है कि इस वेदर ख़राब होने वाला है, आप सब वहाँ से निकल आए। और लास्ट है एवैक्यूएट कोस्टल एरिया बिफोर। मान लो कोस्टल एरियाज़ के पास उनको लग रहा है कि फ्लड जैसी कंडीशन है, तो सारे जो भी उधर आसपास रह रहे हैं लोग उनको वहाँ से हटा देता है। चैप्टर अच्छा लगा है तो खाली प्लीज कर लाइक दो एरिया, सब्सक्राइब क्योंकि एंड यहाँ पे शेयर फ्लड करना मत आने भूलना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको चैप्टर कैसा लगा।